हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी एक से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि A+B ये दोनों मिलकर C बना रहे हैं, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है कोयले का दहन। कोयले के दहन में जो कोयला जो किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। तो जब कोयले को जलाते हैं, यानी कार्बन को जब जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का संयोजन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। दूसरा उदाहरण है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संयोग करके जल बनाते हैं। तीसरा इसका उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हैं, ये इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो कि हम बाज़ार से अपने घरों पर पोतने के लिए लेकर के आते हैं। वो CaO ही होता है, बिना बुझा हुआ चूना। और जब उसके अंदर हम पानी मिला देते हैं तो उसके बाद में जो बनता है वो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी के साथ में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हम ऊपर उदाहरण में देख रहे थे संयोजन अभिक्रिया में कि कार्बन को हम जला रहे थे, कोयले को जला रहे थे, तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के साथ में कोयले को जलाते तो उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती, तो वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वैसे इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं अपन कि जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं। प्राकृतिक गैस यानी कि CNG के अंदर मुख्य तत्व जो हैं या घटक जो हैं वो ये CH4 होता है, मीथेन गैस होती हैं। तो जब मीथेन गैस को हम जलाते हैं तो ये भी क्या करती हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं, जल बनाती हैं और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न करती हैं, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है हमारा श्वसन में भी क्या होता है कि जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में जाती है और कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उससे अभिक्रिया करती है। ये ग्लूकोज होता है, इससे ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं, जल बनाती हैं और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारा जो श्वसन है वो भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब है दूसरे नंबर की वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनते हैं। यानी कि एक अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल उदाहरण ले रखा है, A, B और C में टूट रहा है। अब ये वियोजन जो है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऊष्मा के द्वारा भी वियोजन होता है, प्रकाश के द्वारा भी वियोजन होता है और विद्युत के द्वारा भी वियोजन होता है। तो ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होता है उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, जैसे कि ये लिख रखा है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ऊष्मा के द्वारा इसका वियोजन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फेरस सल्फेट है ये हरे रंग का होता है और जब इसका ऊष्मीय वियोजन किया जाता है तो इससे फेरिक ऑक्साइड बनता है और फेरिक ऑक्साइड का कलर भूरा लाल होता है। इसका एक और उदाहरण दे रखा है दूसरा, कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि चूना पत्थर उसको जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब ये जो चूना पत्थर हैं ये प्राकृतिक रूप से मिलता है और जब इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बनाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बाज़ार से जो घरों में पोतने के लिए लेकर के आते हैं वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसका सूत्र CaO है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है।
तो ये थे ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण। अब देखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन की परिभाषा क्या है कि विद्युत के द्वारा होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है कि अगर हम अम्लीकृत जल में विद्युत का प्रवाह कराते हैं तो ये अम्लीकृत जल जो है ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में अलग हो जाता है। यानी कि ये जल है और इस जल के अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, इसलिए इसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। तीसरा प्रकार है इसका प्रकाशीय वियोजन। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसका एक उदाहरण है 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड इनटू 2Ag प्लस Cl2। यानी कि ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। वैसे ही जो सिल्वर ब्रोमाइड है यानी कि 2AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड इनटू 2Ag प्लस Br2। यानी कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड जो टूटता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है, जो कि यहाँ पर लिख रखा है। कई बार आधे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो AgBr का उपयोग किया जाता है। अब वियोजन अभिक्रियाओं में क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है। जैसा कि हमने अभी उदाहरण देखा था कि ऊष्मा देने पर वो विघटित होते हैं, विद्युत देने पर भी विघटित होते हैं या सनलाइट की उपस्थिति में भी विघटित होते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिनके उदाहरण हमने ऊपर देख लिए हैं। अब देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल तत्व होता है वो हल्के यानी कि कम पावरफुल तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है। जैसा कि इसमें उदाहरण दे रखा है Fe प्लस CuSO4 कन्वर्टेड इनटू FeSO4 प्लस Cu। यानी कि ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है और फेरस सल्फेट बना देता है। इसका ये क्रियाकलाप भी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में हम कील को लटका देते हैं, लोहे की कील को लटका देते हैं। तो कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके आयरन लग जाता है, इससे आयरन सल्फेट बन जाता है। और लोहे की कील है उसके ऊपर क्या होता है? भूरे रंग, लोहे की कील के ऊपर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है और कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन होता है उसका रंग हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट बन जाता है। अब इसका एक और उदाहरण दे रखा है Zn प्लस CuSO4 कन्वर्टेड इनटू ZnSO4 प्लस Cu। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके इसकी जगह खुद लग जाता है और ZnSO4 बना लेता है। लिख रखा है यहाँ पर कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व हैं। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, फिर उससे नए उत्पाद बनते हैं। इसमें लिख रखा देखो, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है और Na2SO4 की जगह तो BaSO4 बन जाता है और BaCl2 की जगह NaCl बन जाता है, यानी कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। अब बेरियम सल्फेट का जो सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है इस अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है।
इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है C+O2 कन्वर्टेड इनटू CO2। तो C+O2 यानी कार्बन जो पहले अकेला था उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, CO2 बन गया, वृद्धि हो गई यानी कि कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। वैसे एक उदाहरण और देखते हैं कि 2Cu+O2 कन्वर्टेड इनटू 2CuO। यहाँ पर भी कॉपर अकेला था और उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और CuO बन गया, इसलिए कॉपर का क्या हो गया? यहाँ पर भी कॉपर का भी उपचयन हो गया। इसमें एक और उदाहरण दे रखा है CuO+H2, जब इसको उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू Cu+H2O। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ये उदाहरण आगे भी आएगा। अब है इसका उपचयन। अपचयन में उपचयन तो हो गया, अब अपचयन देखना है। अपचयन उपचयन का उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। देखो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। वहाँ पर उपचयन के अंदर हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये लिख रखा देखो, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है यानी कि उपचयन का उल्टा अपचयन है। अब इसका एक उदाहरण दे रखा है, बहुत मज़ेदार उदाहरण है जिसके अंदर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में हो रही हैं। CuO+H2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू Cu+H2O। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? CuO जो था, CuO में पहले ऑक्सीजन थी और अभिक्रिया के बाद में Cu से ऑक्सीजन अलग हो गई, CuO जो था उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, यानी कि इसका तो हो रहा है अपचयन। इसका क्या हो रहा है? अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और हाइड्रोजन जो थी, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं थी और अभिक्रिया के बाद में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। CuO का तो अपचयन हो गया और H2 का उपचयन हो गया। दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो रही हैं। तो अब क्या, इसको क्या कहते हैं? देखो, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित होता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारी सारी अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें।